नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नरेंद्र मोदी 2024 की महाजंग से पहले ही फाइट के मूड में आ चुके हैं। तेजस पर सवार होकर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, लेकिन विरोधी उनके मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी को नहीं भांप पा रही है। मोदी किस वोट बैंक को फाइटर जेट की पिक्चर दिखाकर 2024 की बिग पिक्चर बना रहे हैं। 23 के चुनाव में आखिरी मोमेंट पर मोदी कैसे वोटर का माइंडसेट चेंज करके बीजेपी के लिए बड़ा वोट गेन कर रहे हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी फाइटर मोड में क्यों उतरे? क्या मोदी 2023 की फाइट 4-1 से जीतेंगे? क्या मोदी को राहुल गांधी 3-2 से हरा देंगे? 23 के नतीजे 24 में किसकी राह का रोड़ा बनेंगे? 2023 के आखिरी राउंड से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फाइटर मोड पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 की बाजी रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट से जीतने के लिए 23 के आखिरी राउंड में ही जेट वाली स्पीड से सियासी चाल चलने की जरूरत है, ताकि दुश्मन मैदान में आने से पहले ही हार मान ले। नरेंद्र मोदी के लिए यह फाइट बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में मोदी अपने सियासी दुश्मनों से 3 दिशाओं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं काशी नगरी का सांसद हूं, जिसे शिव और गंगा की नगरी कहा जाता है। महेश्वरम की इस पुण्य भूमि पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर स्पष्ट संदेश दे दिया है। राजनीति के ज्ञानियों को संदेश दे दिया है। दिल्ली में एयर कंडीशन बेड में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने वालों को संदेश दे दिया है कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए विश्वास लगातार बढ़ रहा है। 4 राज्यों में चुनावी बाजी खेली जा चुकी है और 1 राज्य में बाकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। इनके चुनाव सिर्फ 23 का सीन नहीं बताएंगे, बल्कि 24 में लड़ाई कैसी होगी, दुश्मन सेना में कितना दम होगा, यह भी तय करेंगे। अगर एनडीए का स्कोर 5-0 हुआ, मतलब 3 दिसंबर को बीजेपी 5 राज्यों में जीत गई, तो विपक्ष के 24 में मोदी को हराने के दावों की हवा 23 में ही निकल जाएगी। अगर कांग्रेस ने मैच 4-1 से जीत लिया, मतलब मिजोरम छोड़कर बाकी 4 स्टेट कांग्रेस जीत गई, तो क्या होगा? एनडीए के 5-0 से जीतने पर 2024 में मोदी को छूना मुश्किल हो जाएगा। भारत में नया इतिहास लिखा जाएगा। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद कभी नहीं हो पाया। अगर कांग्रेस 4-1 से जीत गई तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो जाएगी। 2024 के लिए कांग्रेस अपनी शर्तों पर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन सीट बंटवारे पर ही उलझ कर रह जाएगा। अगर एनडीए मैच 3-2 से जीत गई, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में उसे जीत मिली, तो हिंदी पट्टी के साथ साथ वो साउथ में भी मजबूत हो जाएगी। 2024 में उसे कर्नाटक में जो नुकसान हुआ, तो तेलंगाना से उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर कांग्रेस मैच 3-2 से जीत गई,
मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उसकी जीत हुई तो संदेश यही जाएगा कि कांग्रेस पर देश का भरोसा बढ़ रहा है। इसके बाद इंडी गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। मतलब 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। शायद बीजेपी भी इसी पिच पर 2024 का फाइनल खेलना सबसे ज्यादा पसंद करेगी। ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई राजस्थान में है, जहां बम्पर पोलिंग हुई है। सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें क्या इशारा कर रही हैं। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ सभी दिग्गज वोट डालने के बाद अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जादूगर मुख्यमंत्री को भरोसा है कि पेपर लीक, लाल डायरी, महिला अपराध जैसे मुद्दों पर उनकी फ्रीबी स्कीम भारी पड़ेगी, तो बीजेपी का दावा है कि जादूगर का जादू इस बार हवा हो जाएगा। पूरे प्रदेश से रिपोर्ट आ रही है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं अपने कामों से, अपने कानूनों से, अपनी गारंटियों से। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सरकार कांग्रेस बन रही है। अंडर करंट चल रहा है राजस्थान का, अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही है? अंडर करंट चल रहा है, कह रहा हूं। आप अंडर करंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि लोग मन बना चुके हैं और जिस प्रकार से विफलता है उसके खिलाफ उनके दावे खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी बहुमत से राजस्थान में आने वाली है। ये अंडर करंट का मतलब पता नहीं क्या है वो, मुझे लग रहा है वो सपने देख रहे हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग, जनता में बहुत उत्साह है और सब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि थक चुके लोग इस कांग्रेस के कुशासन से। महिलाएं इतनी ज्यादा असुरक्षित कहीं भी कभी नहीं हुई है जितनी राजस्थान में इन 5 सालों में हुई है। युवाओं के साथ जो रीट की परीक्षाएं 19 बार लीक हुई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हर प्रकार से हर व्यक्ति परेशान है, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है। वहीं और उसी ओर हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आराम से जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सब लोग चाह रहे हैं। अगर गहलोत का दावा सही निकला और कांग्रेस राजस्थान में लगातार 2 चुनाव जीत गई, मतलब राजस्थान का ट्रेंड कांग्रेस बदलने में कामयाब हो गई, तो इसका मतलब होगा कांग्रेस भी प्रो इनकम्बेंसी जनरेट कर सकती है। ये कांग्रेस राहुल प्रियंका सबके लिए बड़ा सियासी करिश्मा होगा, जो बीते 1 दशक में कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। कांग्रेस अक्सर जहां सरकार बनाती है वहां अगला चुनाव हार जाती है। गहलोत से 36 का आंकड़ा रखने वाले सचिन पायलट भी दावा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान का रिवाज बदलने वाला है, जबकि बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर का दावा है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस राजस्थान से साफ हो जाएगी। महत्वपूर्ण चुनाव है और इस बार लोगों का मन है कि ये परंपरा टूटनी चाहिए। हर बार हम सरकार बदलते हैं, पार्टी का काम, नेताओं का, सरकार का, उस सबको आकलन करने के बाद जनता इस बार कांग्रेस को दोबारा मौका देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलने जा रहा है, राज नहीं बदल। जनता का मिजाज इस बार रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। रिवाज ये है कि 5 साल बाद सरकार चली जाती है, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा प्रदेश में उससे लोग खुश नहीं है और देश में 10 साल सरकार हो गई, अब लोग उब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस बेहतर विकल्प है, अब सब लोग मानते हैं इस बार। बीजेपी का जो खिंचाव, तनाव, बिखराव है अपना अंदरूनी, उसका भी इम्पैक्ट लोगों में आ रहा है और हम लोगों ने जो काम किया है और हमारी जो जीत हुई है अभी कर्नाटक में, हिमाचल में, उससे लोग बड़े उत्साहित हैं। पार्टी वर्कर्स बड़े ऊर्जा से काम कर रहे हैं और पब्लिक का रिस्पॉन्स जो मैंने देखा वो पार्टी के पक्ष में है और हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का विजन प्रदेश के लिए, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे और ज्यादा चाहिए था।
और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। कह रहा मैं उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी जो 5 साल पिछड़ गए, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। कांग्रेस के राज वाले एक और छोटे राज्य छत्तीसगढ़ में पोलिंग हो चुकी है। राज्य की 90 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। करीब 79.31% वोट पड़े। कांग्रेस अगर यहां सरकार बचा ले जाती है तो माना जाएगा कि अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह प्रो इनकम्बेंसी जनरेट कर सकती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे कांटे की लड़ाई मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर रिकॉर्ड 80% मतदान हुआ है, जो 2018 में 75.63% मतदान से करीब 4.5% ज्यादा है। पोलिंग से 2 महीने पहले एमपी में शिवराज चौहान की सरकार के खिलाफ हवा चल रही थी। माना जा रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव जीत जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2 महीने में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और लड़ाई कांटे की हो गई। अगर बीजेपी एमपी का चुनाव जीत गई तो संदेश बहुत बड़ा और बहुत दूर तक जाएगा कि मोदी महज 1.5 महीने में कैसे चुनाव का पूरा गेम बदल सकते हैं और हारी हुई बाजी जिता सकते हैं। लेकिन मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साउथ में तेलंगाना को जीतने का है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 2 रैलियां कर पूरा जोर लगाया। उनके निशाने पर बीआरएस और कांग्रेस दोनों रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, तेलंगाना का विकास परिवारवादी राजनीति के चलते चौपट हो गया है। पेपर लीक ने युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। रोजगार और व्यापार में तेलंगाना सिर्फ इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि राज्य 3 परिवारों केसीआर, गांधी और ओवैसी की राजनीति में पिस रहा है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तेलंगाना जैसे युवा राज्य को सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा युवाओं की विरोधी, युवाओं की दुश्मन ऐसी सरकार मिली है। सालों से हमारे जो हजारों युवा टीएस, पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ बीआरएस की सरकार ने धोखा किया है। और साथियों, कांग्रेस का नौजवानों के प्रति रवैया किसे पता नहीं है? कांग्रेस शासन के नकारेपन के कारण ही तेलंगाना आंदोलन के हजारों नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सीटों के लिहाज से तेलंगाना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस हिंदी पट्टी के तीनों स्टेट राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ हार भी गई और तेलंगाना जीत गई तो उसके पास एक ऐसा धनी स्टेट आ जाएगा। लड़ाई जो है ये दोराला सरकार और प्रजाला सरकार के बीच में लड़ाई है। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में
उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया चोरी किया। मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा, डैम पर जो खंभे लगे हैं उन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था, गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी, और केसीआर ने धारिनी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी की। जो भी जमीन केसीआर और उनके एमएलए को चाहिए थी, उन्होंने धारिनी पोर्टल का प्रयोग करके वो जमीन छीनी। अगर केसीआर की सरकार फिर आएगी तो एक बार फिर वो आपकी जमीन छीनने का काम शुरू कर देंगे। बीआरएस की सरकार केवल तेलंगाना में है, लेकिन उसके पास कांग्रेस से ज्यादा चुनावी चंदा आ रहा है। अगर कर्नाटक के बाद तेलंगाना भी कांग्रेस की झोली में आ गया तो 2024 में उनके पास चंदे की कमी नहीं रह जाएगी। लिहाजा मोदी बीआरएस और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रहे हैं। ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीजेपी से। दोनों डरते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे, आपने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला है। केसीआर 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला और सिंचाई घोटाले जैसे बड़े मुद्दों के अलावा एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, जबकि 2009 के बाद 2016 तक यहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अब सवाल है कि क्या तेलंगाना एक नए बदलाव की ओर देख रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में पोलिंग हो चुकी है। तेलंगाना आता हूं, मुझे यहां की जनता जनार्दन में एक आशा की लहर दिखाई देती है। ये लहर उम्मीद की है, ये लहर बदलाव की है, ये लहर इस भावना की है कि तेलंगाना का विकास की नई उस ऊंचाई को प्राप्त करे जिसका वो हकदार है। मैं जानता हूं कि यहां की जनता अब विश्वासघात के अतीत से छुटकारा पाना चाहती है। यहां के लोग अब बीआरएस के 9 वर्षों के शासन से परेशान हो चुके हैं, बीआरएस से मुक्ति चाहते हैं। यहां के लोग उस कांग्रेस से भी मुक्ति चाहते हैं जिसने 7 दशक तक सत्ता होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का लगातार तिरस्कार किया, और इसलिए इस बार हवा बीजेपी की ओर है। 23 का चुनाव खत्म होने से पहले तेजस को उड़ाकर मोदी ने बदलते भारत की नई तस्वीर पेश की है, जो दमदार, जानदार और शानदार है। 2 दिन पहले उन्होंने राजस्थान में इसका जिक्र करते हुए
कांग्रेस पर निशाना साधा था, अब बेंगलुरु के HAL के कारखाने जाकर उन्होंने दिखा दिया कि मेड इन इंडिया कोई कल्पना नहीं, हकीकत है, और ऐसी हकीकत जिसका लोहा चीन पाकिस्तान जैसा दुश्मन भी मानता है। यूपी के योगी और गहलोत के राजस्थान में क्या फर्क है, यह आज प्रयागराज में दिख गया। राजस्थान में कन्हैया लाल की गर्दन काटने वाले जेल में बैठे हैं, चैन की रोटी खा रहे हैं और जमानत पर रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, मगर प्रयागराज में एक हमासी ने बस कंडक्टर पर हमला बोला, मजहबी नारे लगाए, अपनी वीडियो वायरल करा रहा था। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। योगी के विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा, इलाज हो गया है, बच भी गया तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। योगीराज में फैसला ऑन द स्पॉट। यूपी में कानून का राज चलेगा, योगीराज में जिहादी नहीं बचेगा। यह वही जिहादी है जिसे योगी की पुलिस ने जमीन पर लिटा दिया, मगर वारदात के बाद वो क्या बोल रहा था खुद सुन लीजिए। मैंने देखो मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह। ये मजहब के नाम पर हिमाकत है, मजहब के बहाने हलाकत है। राजस्थान में कन्हैया लाल का गला रिता गया, दहशत फैलाने के लिए तस्वीर को यूं बेचा गया, मगर यही फर्क है योगीराज के इकबाल में और स्यूडो सेकुलर्स के सियासी बवाल में। योगी की पुलिस ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया, और ये करना कानून के राज के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जबान कितनी दहशत फैलाती है समझ लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने देखो मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। आप समझ रहे हैं लारेब हाशमी कौन है? लारेब हाशमी देसी हमास का लोन वुल्फ है। आइए अब राजस्थान का रुख करते हैं। कन्हैया लाल के हत्यारे न्यायिक सुरक्षा में जेल चले जाते हैं, फिर अपनी जमानत का इंतजार करते हैं। राजस्थान में मुसलमान आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है, लेकिन मतदाताओं के तौर पर यह समुदाय राज्य की 36 सीटों को प्रभावित करता है। इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं, तो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। यही वजह है कि अशोक गहलोत डायरेक्ट एक्शन से बचते हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोटों का बड़ा सहारा है। मुहर्रम के जुलूस के आगे रामनवमी का रंग फीका पड़ जाता है। अब आइए यूपी में बाबा बुलडोजर के राज में। यूपी में मुसलमान आबादी 19% है। बतौर वोटर मुसलमान 137 सीटों को प्रभावित करता है, और 47 सीटें ऐसी हैं जहां 30% तक मुसलमान हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बहराइच जैसे 10 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं। मगर योगी को यूपी में वोट बैंक का फर्क नहीं पड़ता, वो कानून व्यवस्था का राज चलाने की बात करते हैं। इसी वजह से योगी को बीजेपी ने ब्रांड एम्बेसडर की तरह राजस्थान में भेजा। ये सरकार यहाँ पे उपद्रवियों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखो यूपी में पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा यहाँ कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी। बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, और अगर देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कांग्रेस को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। इस एनकाउंटर के बाद योगी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी पुलिस ने पर्याप्त इलाज कर दिया है,
मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार जान बच भी गई तो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचेगा। इंडिया टीवी पर राजस्थान में गहलोत के एक्शन और यूपी में योगी के रिएक्शन पर भी शलभ मणि ने ये बयान दिया। देखिए, प्रयागराज के भीतर ये घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जैसे ही जानकारी मिली फौरन इसमें कार्रवाई की है। जो शख्स इसमें शामिल है लारेब हाशमी, उसके साथ जब उसकी घेराबंदी की जा रही थी और जब हथियारों की रिकवरी करने का प्रयास चल रहा था, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाब दिया, जवाब देने के साथ ही उसके पैर में गोली लगी है। डॉक्टर का कहना है कि जान तो बच जाएगी पर हमेशा के लिए वो शायद चल ना पाए और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी तह तक जाएंगे। और ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान नहीं है कि राजस्थान में जिस प्रकार से कन्हैया लाल जी के साथ घटना हुई और वहां की सरकार खामोश बैठी रही, आतंकियों की मदद करने की कोशिश करती रही, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस ने की है उत्तर प्रदेश की, मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश गया है। इस घटना की तह तक जाएंगे, जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक नजीर बनेगी, एक संदेश जाएगा। दोबारा से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का प्रयास करने की कोई हिम्मत नहीं करेगी। जो मुसलमान को गाली दे रहा था। आइए अब इस लारेब हाशमी के बारे में जान लीजिए। बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। ये यूपी की सरतन से जुदा गैंग का सबसे एक्टिव सदस्य है। अभी तक आपने सिर्फ इसका एक वीडियो देखा, अब इसका दूसरा वीडियो देखिए। वीडियो में लारेब हाशमी काली पैंट सफेद कमीज पहने सिर ओढ़कर हाथ में हथियार लेकर भाग रहा है। और जिस बस से वीडियो बनाया गया है उसी बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमला कर भाग रहा है। हमले के बाद बस में चीख पुकार मच गई। चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। बस के फ्लोर से लेकर कंडक्टर की सीट तक पर खून के धब्बे साफ साफ नजर आ रहे थे। हाशमी बैग में चापड़ लेकर ही इलेक्ट्रॉनिक बस में चढ़ा था। इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर बस के पहुंचते ही बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बस कंडक्टर को मौत के घाट उतारने के इरादे से हाशमी ने उसके गले पर घातक वार किया। फिर दूसरे वार में बस कंडक्टर के हाथ में चोट लगी। हमले के बाद आरोपी मजहबी नारा लगाते हुए हथियार लहराता भाग खड़ा हुआ। आरोपी के हाथ में हथियार देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ सके। टिकट में पैसा लिखा था, अपना वापस पैसा लेने के लिए और वो अपना चापर निकाला, वो अपने से गन मार के वार करता। अच्छा, और क्या बोला लास्ट में? लास्ट में बोला कि जिहादी अभी जिंदा। वो बोला कि जिहादी अभी जिंदा, जिहादी अभी जिंदा, इतने में वो वार करते हैं। किससे मार लिए? चौपर लिया हुआ था? कहाँ रखा था चौपर? शायद बैग में था। कैसे था दिख रहा है उसका फोटो? पकड़ा गया है ना वो थाने में। इस वारदात के पीछे जो कहानी अब सामने आ रही है वो मजहब के अपमान की कहानी नहीं है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मामला लड़की से छेड़छाड़ का है। छेड़खानी करने पर कंडक्टर विश्वकर्मा ने हाशमी को रोकने की कोशिश की थी। आरोपी हाशमी ने इसे जानबूझकर मजहबी अपमान का मामला बना दिया। हालांकि एक थ्योरी बस किराए की भी है और बताया जा रहा है कि 15 रुपए के टिकट को लेकर आरोपी और बस कंडक्टर के बीच पहले भी विवाद हो चुका था और एक बार फिर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने जानलेवा हमला किया। 24/11/2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारेब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मारकर घायल कर दिया है। लेकिन हमले के बाद वीडियो बनाकर आरोपी ने उसे धार्मिक रंग दे दिया।
अब क्राइम की क्रोनोलॉजी देखकर पुलिस धार्मिक और जिहादी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। कंडक्टर के साथ उसका विवाद होता है, पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद होता है और उसके बाद वो अपने बैग से एक बड़ा चापड़ निकालता है और कंडक्टर के ऊपर हमला करता है। और ये वही बस है UP 70, यानी कि ये प्रयागराज का रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 70 LT 0343। ये वही इलेक्ट्रिसिटी वाली बस है जिसका इस्तेमाल लारैब आए दिन इंस्टीट्यूट जाने के लिए किया करता था। लेकिन किस तरीके से शुक्रवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बताया जाता है कि जो कंडक्टर हैं हरिकेश, वो अपनी सीट पर बैठे हुए थे और एकाएक पीछे से उठता है। विवाद पहले हो चुका था और उसके बाद वो एकाएक उठता है और अपने चापड़ से ज़बरदस्त तरीके से वार करता है और फौरन बस का जो ये गेट है, इस गेट को खोल करके फरार हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि जो स्पॉट्स हैं, ब्लड के स्पॉट्स हैं, वो अभी बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो चापड़ से वार किया गया था कंडक्टर के ऊपर, हरिकेश के ऊपर, वो इस तरीके का था कि वक्त बीत जाने के बावजूद अभी भी जो ट्रैप्स हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, जो मौके पर स्पॉट्स हैं खून के, वो ये बताते हैं कि किस तरीके से चापड़ पर से ये जानलेवा हमला किया गया था हरिकेश के ऊपर और उसके बाद आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो जाता है। हमले को अंजाम देने के बाद पुलिस ने 2.5 किलोमीटर बाद ही उसे गोली मारकर निढाल कर दिया। जब उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर आरोपी लारेब हाशमी भागते हुए अपना नफरती वीडियो बना रहा था। मोबाइल से उसे वायरल भी कराने लगा, जिससे वो मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा था। तो ये न समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। इसके चेहरे पर मौजूद नफरत की आग को देखिए, इसके दिल में कितना बारूद भरा है उसको आपने सुना। पहले बस में चापड़ लेकर सफर करना, हत्या के बाद मजहबी नारा लगाना और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना और उसके बाद पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग करना। सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है? सिर्फ टिकट को लेकर विवाद पर कोई इतनी बड़ी साजिश नहीं रह सकता। अब हाशमी पुलिस की गिरफ्त में है। प्रयागराज के हाजीगंज इलाके में मौजूद हाशमी का परिवार भी अब UP ATS और पुलिस के रेडार पर आ गया है। सत्ता का इकबाल कानून के राज से कायम होता है। योगी कानून के राज में भरोसा करते हैं, मगर कानून व्यवस्था जिन लोगों के बूते कायम होती है, जिनका खौफ अपराधियों के दिमाग में होता है, योगी उनके बारे में भी सोचते हैं। इसका सबूत है अयोध्या में मल्टी स्टोरी पुलिस लाइन। योगी ने UP के 3.25 लाख पुलिसकर्मियों को भरोसा दिया है। अब हर थाने में पुलिस वालों की रिहाइश बेहतर होगी। योगी ने पुलिस वालों में जो भरोसा जगाया है, यह 2024 में क्या नतीजा देगा, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून के राज पर भरोसा करते हैं। कानून का राज कायम रखने वालों का उतना ही ख्याल भी रखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पुलिस वालों को बड़ी सौगात दी। अयोध्या की रिजर्व पुलिस लाइन में बनी 2 बिल्डिंगों का लोकार्पण किया। ये दोनों इमारतें 23 करोड़ 39 लाख 26 हजार की लागत से बनी हैं। दोनों बिल्डिंगों को मिलाकर 96 कमरे बनाए गए हैं। इसमें 48 फ्लैट A ब्लॉक में और 48 फ्लैट B ब्लॉक में बनाए गए हैं। यह अयोध्या जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जा रही है। इसका निर्माण राजकीय निर्माण निगम ने 3 साल में पूरा किया। फाइनल टच का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये सभी कमरे पुलिस वालों को दे दिए जाएंगे। फिर पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ यहां रह सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि राम नगरी अयोध्या से शुरू हुआ ये प्रकल्प प्रदेश के थाने थाने तक जाएगा। पुलिस कर्मियों के लिए भी जो अयोध्या पुलिस लाइन है, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की अवस्थापना सुविधा के लिए उनके लिए G+12 ये और B ब्लॉक के रूप में हम लोगों ने 2 भवनों का आज यहाँ पे लोकार्पण भी किया है, जिन पर लगभग 23 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनमें लिफ्ट भी है, एक लिफ्ट 8 पैसेंजर की है, एक लिफ्ट 16 पैसेंजर की है। क्वालिटी के साथ कार्य हुआ है और यह कार्य समयबद्ध तरीके से, यानी हम लोगों ने इसका शिलान्यास 6 मार्च 2020 को किया था।
और मार्च 2020 में कोरोना महामारी आ गई थी। और सबके बावजूद 12-12 मंजिले ये भवन पुलिस की बेहतर अवस्था जो आवासीय सुविधा है उसके लिए बनकर के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार की सुविधा हम लोग प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस लाइन में ज्यादातर में बन चुके हैं। यही हम हर थाना स्तर पर भी पुलिस कार्मिकों के लिए, क्योंकि जब हम लोग पहले देखते थे उनके जो बंकर होते थे, जो बैरक होते थे, बहुत ही जर्जर हालत में थे। मुझे एक बार लखनऊ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके जो बैरक में मैं गया था तो मैं देख रहा था कि पूरी छत टूटी हुई थी। तो एक पुलिसकर्मी वहां एक टूटी हुई चारपाई में लेटा हुआ था। मैं अचानक वहां घुसा, वो बेचारा आंखें मलने लग गया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि मैं सही उसके सामने हूं या सपने में वो सामने आया हूं। तो आंखें ऐसे खोला, मैंने कहा नहीं मैं ही हूं। मैंने कहा ये क्या देख रहे हो भाई? वो देखता क्या, वो दिन में उसको पूरे जो है ऊपर आसमान, खुला आसमान दिखाई दे रहा था। उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलिस कार्मिकों के लिए, जिनके माध्यम से बेहतर सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर पुलिस लाइन में, हर थाना में और जहां भी पुलिस कार्मिक सेवा करते हैं वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को देंगे। आज अयोध्या की इस रिजर्व पुलिस लाइन में यह 2 G+12 की 2 आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनकर के तैयार हुए हैं। इनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी पुलिस कार्मिकों को और यहाँ पे निवासरत पुलिस कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। योगी जिस घटना का जिक्र कर रहे थे वो 16 नवंबर 2018 की है। योगी को सीएम बने 1 साल से कुछ ही ज्यादा का वक्त हुआ था। योगी लखनऊ की पुलिस लाइन में अकस्मात पहुंच गए थे। इंडिया टीवी के पास वो विजुअल मौजूद है, आप भी देखिए ताकि सनद रहे। फॉल सीलिंग कर देते, कम खर्चे में आप इसको व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। लेकिन रुचि लेनी पड़ेगी। कभी आप लोग स्वयं आते नहीं होंगे देखने के लिए, तो फिर आते हैं तो क्या देखते हैं? करने में तो उसको हटवा देना चाहिए ना, फिर हटवा देना चाहिए। नया बैरक बनाओ, उसको तो डिमोलिश ही करना पड़ेगा। नया क्यों नहीं बना रहे हैं फिर? मैं प्रस्ताव कई दिनों से मांग रहा हूँ, प्रस्ताव चला गया, आज तक तो वो नहीं मिला है। गंदगी है, सफाई, जगह जगह पानी पड़ा हुआ है, टॉयलेट कितने खराब स्थिति है। हटा देना चाहिए, गंदा में तो उसको हटा दो ना। प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, मगर उनके रहने के लिए अंग्रेजों के जमाने की जर्जर पुलिस लाइनें हैं। थाने और चौकी पर बने आवासों का हाल भी बहुत बुरा है। कहीं छत में दरारें हैं तो कहीं खिड़की और दरवाजे टूटे हुए हैं, कुछ तो गिरने की ही कगार पर हैं।